मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय हिंद, राधे राधे। ऑल क्लियर लिखिए आप, ऑल क्लियर। एक बच्चे ने लिखा है जय लंकेश्वर। ऑल क्लियर। दूसरे ग्रुप में नहीं आया बच्चा। हाँ, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, तभी में आ गया। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक नमस्कार, हार्दिक नमस्कार। हम लोग आज एक नया टॉपिक, नया यूनिट, नया खंड शुरू करने जा रहे हैं। गरीबी एवं विकास संबंधी मुद्दे, राइट। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे। हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, पेपर 1 पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज पढ़ रहे हैं। और भारतीय समाज में एक टॉपिक है गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे। तो बड़ा क्लियर है कि गरीबी और विकास इकोनॉमी में पेपर 3 में भी पढ़ना है। ये गरीबी विकास पेपर 2 में भी पढ़ना है, सोशल जस्टिस में पढ़ना है। बट यहां पर पढ़ने का हमारा नजरिया बिल्कुल अलग होगा। हम यहां गरीबी के सामाजिक आयामों को समझने का प्रयास करेंगे, हम यहां विकास के सामाजिक आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। हम यहां गरीबी और विकास से संबंधित जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। बच्चा, गरीबी का जो परिभाषा इकोनॉमी में आया, सबसे पहले इस पर इकोनॉमी में विचार किया गया। और इकोनॉमी में जो गरीबी का परिभाषा परिभाषित किया गया, इकोनॉमी में जो गरीबी का परिभाषा परिभाषित किया गया कि गरीबी किसी व्यक्ति या समाज की वो अवस्था है जहां व्यक्ति अपने न्यूनतम जीवन निर्वाह, मिनिमम जीवन निर्वाह की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम होता है। मिनिमम जीने के लिए जितना भोजन चाहिए उतना भोजन का उसके पास जुगाड़ नहीं हो पाता है। जितना मिनिमम जिंदा रहने के लिए आवास चाहिए उतना उसके पास आवास उपलब्ध नहीं होता है। जिंदा रहने के लिए जितना मिनिमम वस्त्र चाहिए वो उसके पास वस्त्र उपलब्ध नहीं होता है। इसी अवस्था को हम गरीबी कहते हैं। इकोनॉमिक्स में गरीबी इसी अर्थ में आया। फिर सोशियोलॉजी में गरीबी पर विचार किया गया और गरीबी के सामाजिक पहलुओं को देखने का प्रयास किया गया। और जब गरीबी के सामाजिक पहलुओं को देखने का प्रयास किया गया तो 2 और अवधारणाएं उभर करके सामने आई बच्चा। एक रिलेटिव पॉवर्टी, एक रिलेटिव पॉवर्टी, और फिर दूसरा आया वंचन, डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन। मेरी बातों को ध्यान से सुनना।
और तब फिर पहले वाली अर्थशास्त्र की अवधारणा के लिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी शब्द यूज किया जाने लगा, यानी व्यक्ति या समूह की वह स्थिति या दशा जहां वह मिनिमम जीवन निर्वाह करने में अक्षम होता है, वह स्थिति या दशा पॉवर्टी कहलाती है और इसी को एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि यह दुनिया के सभी समाजों पर लागू होती है, राइट। मिनिमम जीने के लिए अगर इतना एक्स कैलोरी चाहिए, इतना भोजन चाहिए, इतना आवास चाहिए, अगर वो नहीं है दुनिया के किसी भी देश में, देन ही कॉल्ड पुअर। लेकिन बच्चा, गरीबी रिलेटिव भी होता है। कोई ऐसा समाज है जहां समाज में सबके पास BMW है, कुछ लोग हैं जिनके पास फॉर्च्यूनर है, 30, 35, 40, 50 लाख की गाड़ियां हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मारुति 800 है। भाई किसी के पास नहीं है, सारे के पास मारुति 800 है। तो समाज में 3 लेयर बन गया, एक BMW मर्सिडीज वाला लेयर, एक बीच वाला 25-30 लाख के, 40 लाख 50 लाख के कार वाला लेयर, और एक 5 लाख के कार वाला लेयर, राइट। ये जिसके पास 5 लाख का कार है ना, वो ऊपर वालों की तुलना में गरीब कहलाएगा। यहां पर ये गरीब कहलाएगा, यार बहुत गरीब हो तुम, तुम्हारे पास तो मारुति 800, राइट। बट ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, उसके पास जीवन निर्वाह के लिए सभी साधन है, उसको हम निरपेक्ष गरीबी नहीं कहेंगे बच्चा। तो रिलेटिव पॉवर्टी है, सापेक्षिक गरीबी है, अपने से ऊपर वाले के सापेक्ष गरीबी। मेरी बात समझ में आई? सो 2 टाइप ऑफ पॉवर्टी। जब गरीबी पर अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ने विचार किया तो फाइनली गरीबी को 2 भागों में बांट दिया गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। क्लियर? एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। डन? अब गरीबी को भी 2 रूपों में देखा गया। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एक, हम गरीब हैं बट हम अपने गरीबी के प्रति अवेयर नहीं है, हम अपने गरीबी के प्रति चिंतित नहीं है। हमें ये दिमाग में नहीं है कि यार हम गरीब हैं, ये नहीं। हम कह सकते हैं कि हमें गरीबी का बोध नहीं है, मेरे पास नहीं है भोजन वस्त्र आवास के लिए पर्याप्त, इसका हमें बोध नहीं है, हम वंचित हैं। हमारे पास अभाव है लेकिन अभाव का बोध नहीं है, वंचना का बोध नहीं है, राइट। अब बताओ, समाज के लिए ज्यादा समस्याकारी कौन होगा, गरीबी या वो वाली गरीबी जिसमें गरीबी का बोध लोगों में हो? क्योंकि बोध होगा तो तनाव देगा, अरे यार हम गरीब हैं, अरे यार हम गरीब हैं, अरे यार हम गरीब हैं। बोध होगा तो असंतोष होगा, असंतोष होगा तो हम कुछ गड़बड़ कर सकते, दुखी हो सकते। जितना ज्यादा गरीबी का बोध होगा, हमारे दुख की मात्रा मुझे अपनी गरीबी से उतनी ही ज्यादा होगी, तनाव उतना ही ज्यादा होगा। येस और नो? इस तनाव में, असंतोष में हम कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, हम समाज के लिए कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, हम ATM तोड़ सकते हैं, हम ड्रग्स लेना शुरू कर सकते हैं, हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, चोरी डकैती कर सकते हैं, नक्सली बन सकते हैं, राइट।
बड़ा क्लियर है बच्चा कि गरीबी से ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए गरीबी का बोध। अब देखो बच्चा, आप गरीबी पढ़े होगे, इकोनॉमी में पढ़ोगे, पढ़ चुके होगे या पढ़ोगे, मैं गरीबी का एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से विश्लेषण कर रहा हूं और इंडियन सोसाइटी का पर्सपेक्टिव यही है बच्चा। हम यहां पर घटना के सामाजिक आयामों को देखेंगे। हमारे इस टॉपिक में डेमोग्राफी भी पढ़ना है, जनसंख्या भी पढ़ना है, जनसंख्या भूगोल का भी आपका टॉपिक है। हमारे यहां नगरीकरण भी पढ़ना है, नगरीकरण भूगोल का भी आपका टॉपिक है। बट हम नगरीय समाज पर फोकस करेंगे। थ्री टाइप ऑफ सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी। इन सोशियोलॉजी वी फोकस्ड ऑन अर्बन सोसाइटी। इन ज्योग्राफी वी फोकस्ड अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल तो हमेशा बच्चा ध्यान देना, हर कंसेप्ट का एक नजरिया होता है और यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे कॉमन कंसेप्ट है जो अन्य पेपर में भी पढ़ने होते हैं। बट हमेशा ध्यान में रखो कि हर पेपर का अपना एक चश्मा होता है, हर पेपर का अपना एक नजरिया होता है और हर पेपर में आपको उसी नजरिए से प्रश्न पूछा भी जाता है और उसी नजरिए से आपको आंसर राइटिंग भी करनी होती है। तो डिप्राइवेशन मतलब अभाव का बोध, वंचन का बोध जो है, इसको हम लोगों ने ढूंढ निकाला, समाज वैज्ञानिकों ने, समाज शास्त्रियों ने, कि ये ज्यादा खतरनाक है और यही कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न करता है। जब डिप्राइवेशन की चर्चा होने लगी तब एक और वर्ड आया, रिलेटिव डिप्राइवेशन। मेरी बातों को ध्यान से सुन। और विद्वानों ने कहा कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास अभाव है, ये हमें दुख नहीं देता। हमें दुख ज्यादा तब होता है जब उसके पास है और हमारे पास नहीं। जब हम किसी से तुलना करके अपने अभाव के बोध से ग्रसित होते, इसको हम कहते हैं तुलनात्मक अभाव बोध। इसको हम कहते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन। और रिलेटिव डिप्राइवेशन कई रूपों में हमें तनाव देता। आमिर खान की एक फिल्म थ्री इडियट्स, उसमें एक डायलॉग, पहले भी मैंने उसकी चर्चा की, कि दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, लेकिन टॉप कर जाता है ना तो ज्यादा दुख होता है। आपका रूम पार्टनर टॉप कर जाए, ज्यादा दुख होगा। आप पीटी पास न हो, आपको दुख होगा। बट यदि आपके रूम के 4 पार्टनर थे, आप लोग 5 लोग थे, चारों पीटी पास हो गए इस बार के एग्जाम में और आपका ही नहीं हुआ, ज्यादा दुख होगा। उसके पास है, मेरे पास नहीं है। रिलेटिव डिप्राइवेशन। इस तरह की चीजों की चर्चा समाजशास्त्री ही कर सकता है बच्चा। सोशियोलॉजी में जब गरीबी के सामाजिक आयामों पर विचार शुरू किया गया, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आयामों पर विचार शुरू किया गया, विश्लेषण शुरू किया गया, तो पाया गया कि यह स्थिति ज्यादा खतरनाक है। ये हमें ज्यादा असंतोष प्रदान करती है, हमें बेचैन कर देती है, हमें तनाव दे देती है। और आज के उपभोक्तावादी समाज में, जहां उपभोक्तावादी संस्कृति चरम पर है, जहां लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है, जहां लोग भौतिक सुखों के साधनों को पाने के लिए आतुर हैं, कार चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जिनके पास नहीं है वो भी चाहता है। उसके इस चाहत की तीव्रता रिलेटिव डिप्राइवेशन पे निर्भर करती है, क्योंकि वो हमेशा अगल बगल देखते रहता है, उसके पास आ गया, उसके पास आ गया, मेरे पास नहीं है, उसके पास भी आ गया, मेरे पास नहीं है, पड़ोसी कार खरीद लिया 20 लाख का, मेरे पास नहीं है। हमने 5 लाख का कार खरीदा, पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल था, मुझे खुशी है, लेकिन जिस दिन पड़ोसी 15 लाख का कार लेके आ गया, मैं दुखी हो जाऊंगा। उसके पास 15 लाख का है, मेरे पास 5 लाख की आई है, मैं बेचैन हो जाऊंगा उसको पाने के लिए, मैं बेचैन हो जाऊंगा उसको पाने के लिए प्रयास भी करूंगा। प्रयास किया, पा लिया,
तो हमारी स्थिति में सुधार हुआ। इस तरह की बेचैनी समाज में प्रगति को संभव बनाती है, सामाजिक विकास की दर को तीव्र कर देती है। लेकिन बच्चा अगर किसी कारण से हम नहीं पाए तो हमारे अंदर तनाव बढ़ेगा ना, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा ना, टेंशन बढ़ेगा ना, और टेंशन बढ़ेगा तो हम अपराध करेंगे, हम ड्रग्स लेना शुरू करेंगे, हम पौआ पीना शुरू करेंगे, हम एटीएम तोड़ना शुरू करेंगे, हम नक्सली बन जाएंगे यार। एक गरीब जो झारखंड में रहता है, एक गरीब जो छत्तीसगढ़ में रहता है, बस्तर में रहता है, गरीबी में ही उसका पालन पोषण हुआ, गरीबी में ही वो बड़ा हुआ। उसने अगर अगल बगल अमीर को नहीं देखा तो उसमें अपने गरीबी को लेकर के दुख बहुत ज्यादा, बेचैनी बहुत ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब वो अपने अगल बगल कहीं जाकर के बड़े बड़े अमीरों को सुख सुविधाओं से लैस देखता है तो उसमें तुलनात्मक अभाव बोध होता है, रिलेटिव डिप्राइवेशन। रिलेटिव डिप्राइवेशन उसे ज्यादा तनाव करता है। इससे समाज वैज्ञानिक कहते हैं कि अभाव का होना उतना दुखदाई नहीं होता है जितना कि तुलनात्मक अभाव बोध दुखदाई होता है, वो ज्यादा तनाव देता है। समझ में आ रहा है बच्चा? हमारा पूरा इलाका गरीब है और हम कहीं बाहर गए ही नहीं, तनाव नहीं है, हम सब गरीब है, उसी में मस्त है। लेकिन हमारे गांव के 10-20 लोग, हमारे इलाके के 10-20 लोग पंजाब चले गए, महाराष्ट्र चले गए, वहां की संपन्नता को देखा, गांव में पक्की सड़क बनी है, हर घर में फ्रिज, एसी सब पड़ा हुआ है। तुलना किया पंजाब से, अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की, तुलनात्मक अभाव के बोध से ग्रसित हो गए। फिर क्या था? उनकी बेचैनी बढ़ गई, उनका तनाव बढ़ गया, और उसी समय एक आया और बोला कि अलग राज्य आंदोलन, तो क्षेत्रवाद जो पीछे पड़ के आए हैं, अलगाववाद, नक्सलवाद, इन सबके मूल में गरीबी से ज्यादा तुलनात्मक गरीबी या गरीबी का अभाव का बोध है, रिलेटिव डिप्राइवेशन है। क्लियर है बच्चा? तो टू टाइप ऑफ पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। इस तरह से गरीबी ये है, आज कई समस्याओं के मूल में गरीबी है। और जब हम समस्याओं के मूल में इस गरीबी की चर्चा करते हैं ना, गरीबी अपने आप में एक समस्या है यार। एक व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी दिक्कत की बात है कि हम गरीब हैं, हमारे पास न खाने के लिए है, न पहनने के लिए है, न रहने के लिए है, हम गरीब हैं और उसी में हम किसी तरह से जीवन चला रहे हैं। ये समस्या है। लेकिन जब हम तुलना करके इस गरीबी के बोझ से ग्रसित होने लगेंगे तो हमारे अंदर बेचैनी हो जाएगी, और फिर यह पॉवर्टी कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देगी। नक्सलवाद, सब 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 क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कई तरह की इस समस्याओं का कारण बन जाती है। बच्चा, हम यहां पर गरीबी को इसी रूप में देखेंगे, और हमारे लिए जब इस रूप में देखेंगे तो गरीबी और विषमता जो है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। विषमता का मतलब उसके पास है, उसके पास नहीं है। गरीबी से संबंधित मुद्दे, अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग पढ़ने जो टॉपिक जा रहे हैं यहां से क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा। इकोनॉमी में जो गरीबी पढ़ोगे वहां कुछ और निकल के आएगा, समझ में आ चुका होगा यहां क्या निकल के आएगा। तो गरीबी के से संबंधित वो मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे, जो गरीबी से उत्पन्न हुए हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, मुख्यतया डन डन डन। हमारा दूसरा टॉपिक है विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पर भी मैंने सोशल जस्टिस में चर्चा कर दी है बच्चा, कई जगहों पर चर्चा की। विकास शब्द भी पहली बार इकोनॉमी में यूज किया गया जब यूरोप में 1750 के बाद से धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई। 1750 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, मशीनों से
व्यापक स्तर पर उत्पादन का काम शुरू होता है। जब उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ा। किसी भी देश में उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ा, क्योंकि मशीनों ने उत्पादन को बढ़ा दिया तो आय को भी बढ़ा दिया। इस घटना के लिए ही पहली बार डेवलपमेंट शब्द को यूज किया गया। इस घटना के लिए ही पहली बार डेवलपमेंट शब्द को यूज किया गया। इस डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट शब्द को यूज किया गया। फिर समाजशास्त्रियों के पास आया और उन्होंने इस विकास के सामाजिक आयामों पर फोकस किया, क्योंकि विकास को अच्छे सेंस में यूज किया गया था। इंग्लैंड का विकास हो रहा, क्या हो रहा भाई? तीव्र औद्योगिक क्रांति हुई है, ढेर सारे मशीनों से उत्पादन शुरू किया गया, ढेर सारा उत्पादन हो रहा, इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा, लोगों का इनकम एकदम बढ़ गया है। विकास हो रहा, विकास हो रहा, विकास हो रहा। जब सोशियोलॉजी में आया बच्चा, तो विकास को सामाजिक विकास के पैमाने पर मापा गया और कहा गया ये विकास नहीं है यार, ये तो मात्रात्मक है। उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि। विकास वो है जहां मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी, मतलब उसको विकास कहें। ये मात्रात्मक, नॉट कॉल्ड डेवलपमेंट, कॉल्ड ग्रोथ। इसका रियल अवधारणाकरण होना चाहिए आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा के स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, आयु प्रत्याशा में वृद्धि। अगर किसी देश में उत्पादन बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, इनके बढ़ने से जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हो रहा है, भोजन के स्तर में सुधार हो रहा है, परिवहन के स्तर में सुधार हो रहा है, अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी सुविधाएं घर के अंदर, जीवन स्तर में सुधार, खान पान अच्छा, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, आयु प्रत्याशा में वृद्धि, औसत आयु बढ़ गई, शिक्षा का स्तर सुधरा। समाजशास्त्रियों ने इसको कहा सामाजिक विकास, और फाइनली यही कहलाया विकास। आज विकास का मतलब यही है। मानव विकास सूचकांक जब बनाया जाता है बच्चा किसी भी देश में, तो केवल उत्पादन और आय में वृद्धि के आधार पर नहीं बनाया जाता। आयु प्रत्याशा, स्वास्थ्य का, शिक्षा का स्तर, सब विकास की संकल्पना में शामिल है। विकास एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ, पहली बार आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। विकास या डेवलपमेंट एज ए सोशल डेवलपमेंट, इसी अर्थ में विकास का अर्थ आया, जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार, समाज के जीवन स्तर में सुधार। इसी तर्ज पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, धमाधम उत्पादन शुरू होने लगा और जीवन स्तर में सुधार भी होने लगा। बट देखा गया कि कुछ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके कारखाना में काम करने वाले मजदूरों की हालत तो बहुत ही दयनीय है। पूंजीवाद पढ़ चुके हैं हम लोग। पूंजीवादी मॉडल जो है वो विषमता को बढ़ाता है। यहां ये हो रहा था, विकास में विषमता बढ़ रही थी। विकास ने विषमता को बढ़ाया, विकास ने गरीबी को बढ़ाया। यूरोप में कुछ लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, उसी समय कुछ विद्वान हुए जिन्होंने इसका विरोध किया और एक ऐसे विकास की परिकल्पना को रखा जहां विकास में विषमता न हो, जहां विकास का लड्डू, लाभ
सबको मिल रहा हो, सबका समान अनुपात में विकास हो रहा, इसी को विकास कहा गया। तीसरी बार विकास की अवधारणा में बदलाव आया, सामाजिक न्याय से युक्त विकास, समानुपातिक विकास, इस पर बल दिया गया, इसको विकास कहा गया। यानी विकास का लड्डू देश के सभी लोगों को मिल रहा, केवल लड्डू पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण न हो, विकास का लाभ कुछ ही लोगों को नहीं, सबको, सबका विकास। विकास की संकल्पना में बच्चा एक चौथा बदलाव तब आता है जब पूंजीवादी मॉडल के तहत तीव्र औद्योगिकरण होता है, जीवन स्तर में सुधार के ढेर सारे साधनों का विकास होता है, फ्रिज आ जाता है, एसी आ जाता है, ढेर सारी गाड़ियां आ जाती है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ढेर सारी मशीनों का विकास हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में ढेर सारी माइनिंग होती है, खनन होता है, सड़क बनाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं प्रदूषण भी फैलता है और यह प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तब विकास के इस मॉडल पर लोग चिंता व्यक्त करते हैं, विकास के इस मॉडल पर लोग चिंता व्यक्त करते हैं। विकास के समाजवादी पूंजीवादी मॉडल पर चिंता व्यक्त की है, सामाजिक न्याय से युक्त विकास पर बल दिए, तो समाजवादी मॉडल डेवलप हुआ, चर्चा में आया, प्रचलन में आया समाजवादी मॉडल। वो मॉडल जहां विकास का लाभ सबको मिल रहा, समानुपातिक विकास, सामाजिक न्याय से युक्त विकास, पूंजीवादी नहीं, सबका। लेकिन भूगोलवेताओं ने कहना शुरू किया कि अगर इस मॉडल से विकास इस तरह से होता रहा तो सबका विकास तो होगा, लेकिन अगली पीढ़ी का विकास हो जाए। समाज आधुनिक बीज, कीटनाशक, उर्वरक का इतना ज्यादा प्रयोग करके खेत में अनाज तो अधिक उत्पादित कर लेंगे, लेकिन हमारी जमीनें, हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी, और इतनी ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी एक समय में कि हमारी अगली पीढ़ी जब उस खेत में बीज डालेगी यार, तो बीज जल जाएगा, इतना मिट्टी प्रदूषित होगी, जहर बन जाएगा। हम इतना ज्यादा उद्योग धंधे लगा करके उपभोग की ढेर सारी वस्तुओं को तो उत्पादित कर ले रहे हैं, लेकिन इस कारखाना से निकलने वाली पानी, कूड़ा, करकट या खेतों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से निकलने वाले कुछ भी जो नदियों के पानी में मिल रहे हैं, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसने जल प्रदूषण को संभव बनाया। अभी तो ऐसा कर लिए, जिस तरीके से कारखाना से धुआं निकल रहा है, ये सारा गाड़ी बना दिया गया, हर आदमी अपना अलग अलग गाड़ी खरीदना चाहता है, मेरे लिए अलग कार, पत्नी के लिए अलग कार, बेटे के लिए अलग कार, बेटियों के लिए अलग कार, अकेले चलेंगे। एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बड़े बस में कहें तो 60-70 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जीवन स्तर सुधरता है तो हम 70 कार खरीद लेते हैं, सब आदमी का अपना कार होगा और अपने अपने कार से ड्यूटी जाएंगे। तो इस तरह के साधनों के प्रयोग तो करना हमने शुरू किया, विकास कहलाएगा ये। लेकिन इस विकास ने इतना ज्यादा वायु प्रदूषण उत्पन्न किया कि आने वाली पीढ़ी अगर सांस लेना चाहे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी खेत में अनाज डालेगी और वो अनाज जल जाएगा। आने वाली पीढ़ी पानी पीने जाएगी तो पानी शुद्ध नहीं उसको मिलेगा। यहां सबका विकास तो हो रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के विकास की किसी को चिंता नहीं। आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा? ये विकास तो सही है, लेकिन इस विकास की निरंतरता को बनाए रखना जरूरी है, इस विकास की सततता को बनाए रखना जरूरी है कि अगली पीढ़ी को भी इस विकास का लाभ मिल सके। और ये तभी होगा बच्चा जब पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हुए
पर्यावरण को बचाए रखते हुए हम विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। और विकास के अवधारणा में अब ये चौथा बदलाव था बच्चा, इसको कहा गया सतत विकास। सतत विकास। डन। और 1990 के बाद बच्चा, ये चर्चा मैं दोबारा कर रहा हूं, सोशल जस्टिस में मैंने किया था। 1990 के बाद विकास की संकल्पना में एक पांचवा दौर आया, बदलाव आया, जब हमारा समाज एक ग्लोबल समाज के रूप में तब्दील होने लगा। ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया ने पढ़ चुके हैं हम लोग, दुनिया के सभी देशों के आर्थिक संबंधों के वैश्विक विस्तार को संभव बनाया। आर्थिक संबंधों का वैश्विक विस्तार हुआ तो सामाजिक संबंधों का वैश्विक विस्तार हो गया, सांस्कृतिक संबंधों का वैश्विक विस्तार हो गया, पूरा विश्व एक हो गया, पूरा विश्व एक गांव में तब्दील हो गया, एक समाज में तब्दील हो गया। इसलिए विकास को भी अब वैश्विक पैमाने पर मापा जाने लगा, विकास को भी अब वैश्विक पैमाने पर मापा जाने लगा 1990 के बाद। और किसी के देश के विकास की बात नहीं, अब तो विश्व विकास की बात की जाती है, विश्व विकास की बात। सामाजिक न्याय को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा। यह विकास का मॉडल सही नहीं है कि अमेरिका में लोगों के कुत्ते बिस्किट खाएं और सोमालिया के लोग भूखे मरे। यह विकास सही नहीं है, यह विकास सही नहीं है। विश्व विकास की बात की गई। विकास की संकल्पना में मानवता को शामिल किया गया, किसी देश के मानव को नहीं, पूरी मानवता को, पूरे विश्व समाज को, विश्व के मनुष्यों को। ये यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में 2000 में बच्चा, यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में सारे दुनिया के देश बैठे और उन्होंने पूरे विश्व के विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और सारे लोगों ने उस लक्ष्य पर साइन किया कि आज से हम सब विश्व विकास के लिए काम करेंगे, अपने अपने देश की विकास नीतियां इस तरीके से बनाएंगे कि विश्व का विकास हो। यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में विश्व के देशों ने ऐसे 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया, टारगेट किया कि 2015 तक, 2000 से 2015 तक 15 वर्षों में इस लक्ष्य को, विश्व विकास के इस लक्ष्य को, किसी देश के विकास की नहीं, विश्व विकास के इस लक्ष्य को अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना। फिर 2015 में यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में दोबारा फिर से हम लोग बैठे और 8 की जगह 17 फिर लक्ष्यों को हमने निर्धारित किया और 2030 तक के लिए 17 लक्ष्य टारगेट किया कि 2030 तक हमें इन लक्ष्यों को अचीव करना है, प्राप्त करना है, विश्व विकास के लक्ष्यों को। इसको सतत विकास लक्ष्य कहा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया, SDG कहा गया, मैं पढ़ा चुका हूं बच्चा। इस तरीके से समय समय पर विकास की संकल्पनाओं में बदलाव है। क्लियर? विकास एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ, शुरू में यह संकल्पना मेनली इकोनॉमिक्स के लिए रही। इकोनॉमिक्स में जब हम विकास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कितना उत्पादन हुआ, कृषि उत्पादन कितना हुआ, औद्योगिक उत्पादन कितना हुआ, इनकम कितना बढ़ा, देश का आय कितना बढ़ा, व्यक्ति का आय। सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय से युक्त विकास हम सोशियोलॉजी में पढ़ने लगे। ये वाला सोशियोलॉजी की अवधारणा बन गई। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज्योग्राफी में लोग पढ़ने लगे, पढ़ाया जाने लगा। एनवायरमेंट का टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और विश्व विकास अभी जनरली कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा, किसी पार्टिकुलर विषय में नहीं। ये विकास शब्द आता है तो ये विश्व विकास की बातें आ जाती, करेंट अफेयर्स के रूप में, यू कैन से करेंट अफेयर्स के रूप में हम पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में गरीबी भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पेपर में दिया हुआ है। हमारे सिलेबस में
विकास भी अलग अलग जगहों पर दिया। पेपर 3 में इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में विकास को पढ़ना बड़ा क्लियर है कि वहां पर विकास को पढ़ते समय हम फोकस्ड किस पर रहेंगे? आर्थिक वृद्धि पर फोकस्ड रहेंगे। वहां का प्रश्न का नेचर भी उसी तरह का होगा और हमारा आंसर भी फोकस्ड उसी तरह का होगा। क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का हूं, इसलिए मैं विकास के सामाजिक आयामों को समझाऊंगा, लेकिन बच्चा आप हमसे बड़े हो, क्योंकि आपको तो विकास का सामाजिक आयाम भी पता होना चाहिए, विकास का आर्थिक आयाम भी पता होना चाहिए, विकास का पर्यावरणीय आयाम भी पता होना चाहिए, विकास का सामाजिक न्याय वाला आयाम भी पता होना चाहिए, नैतिक आयाम भी पता होना चाहिए। यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगी और यूपीएससी ने अलग अलग जगहों पर विकास शब्द को रख दिया है। और अलग अलग पेपर में विकास का नजरिया पढ़ने का अलग होगा। यहां पर हम विकास के सामाजिक पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। राइट, टॉपिक है गरीबी और विकास से संबंधित मुद्दे, मींस सोशल इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। यहीं पर यह विकास सामाजिक न्याय वाले चैप्टर में भी पढ़ना है, सेकंड पेपर में जहां मैं पढ़ाया था। और बड़ा क्लियर है बच्चा कि वहां पर विकास का नजरिया थोड़ा सामाजिक न्याय वाला होगा। मैंने बताया ना कि एक बार आया, विकास का लाभ सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो हमारे भारत में सरकार सबको विकास का लाभ मिले इसके लिए क्या कर रही है? विभिन्न विकास योजनाएं, कार्यक्रम, है ना। इन पहलुओं को हम लोगों को वहां पढ़ना है। विकास की संकल्पना को एनवायरमेंट में भी पढ़ना है। राइट, वहां पर हम एनवायरमेंट वाले डायमेंशन से विकास को देखेंगे कि विकास के मॉडल ने किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और इससे बचाने के लिए सतत विकास पर बल दिया गया, यानी पर्यावरण को बचाए रखते हुए विकास पर बल दिया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, पर्यावरणीय समस्याएं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इन्वायरमेंट में पढ़ना है। और यहां पर विकास ऐसे ही जुड़ा होना चाहिए बच्चा। फोर्थ पेपर में भी विकास शब्द आएगा और फोर्थ पेपर में विकास के जो नैतिक आयाम उस पर विचार किया जाए, एथिकल डायमेंशन में। सारी दुनिया विकास चाहती है, कुछ देश या समाज का विकास होता है और कुछ का नहीं होता है। जिनका नहीं होता है उनके मन में तनाव शोषण आता है और ये तनाव शोषण कई बार नकारात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देता है, नक्सलवाद जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। आंतरिक सुरक्षा का, इंटरनल सिक्योरिटी का पहला टॉपिक है डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, विकास और उग्रवाद का विस्तार। विकास और उग्रवाद का विस्तार। आज भारतीय समाज में जो उग्रवाद है, जो एक्सट्रीमिज्म है, वो विकास से कैसे जुड़ा हुआ है? कैसे विकास में निहित असमानता ने उन विचारों के मन में जो विकास का लड्डू पाने से वंचित रह गए, इनका मार्जिनलाइजेशन हुआ, खास करके ग्लोबलाइजेशन में, उनमें उग्रवादी बनने के लिए, आतंकी बनने के लिए, नक्सली बनने के लिए कैसे प्रेरित किया? नक्सलवाद के उद्भव में विकास में निहित न्याय और शोषण किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, तो क्लियर हो चुका होगा। दोबारा मैं ये बात बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटरनल सिक्योरिटी वो नहीं पढ़े हैं। जब भी हम विकास को पढ़ते हैं ना बच्चा, तो अलग अलग विषयों में हमारा पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है।
और एक अच्छे छात्र के रूप में हमें ध्यान रखना होगा कि विकास से पूछे गए प्रश्न किस विषय में है, किस चैप्टर में है, किस पेपर में है, किस खंड में है, और उस खंड में अगर विकास है तो उस पर आंसर का हमारा नजरिया क्या होगा, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, हमारा चश्मा क्या होगा। यही है बच्चा विकास। कुछ हम लोग लिखते। डन। टॉपिक है हमारा गरीबी एवं विकास संबंधी मुद्दे। हम कैपिटल ए देते हैं। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट लिखना शुरू कीजिए। विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। लिखिए आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ एवं परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया। आर्थिक वृद्धि एवं परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया जहां उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, जहां उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, कौमा जीवन स्तर में सुधार, कौमा आयु प्रत्याशा में वृद्धि तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण संभव होता है, तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण संभव होता है। को डैश दो को विकास की संज्ञा दी जाती है, को विकास या डेवलपमेंट की संज्ञा दी जाती है। बच्चा आज के डेट में विकास का सार्वभौमिक परिभाषा यही है, और आपने देखा होगा कि इस विकास की परिभाषा में मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक दोनों को शामिल किया गया है। मतलब यह विकास का जो परिभाषा है वो एक तरह से सामाजिक विकास है, जहां आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, शिक्षा के स्तर में सुधार, आयु प्रत्याशा में, सबको क्लब किया गया। आर्थिक वृद्धि और परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया जहां उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार, आयु प्रत्याशा में वृद्धि तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण संभव होता है, वो विकास की संज्ञा दी जाती है। डन। चलिए, गरीबी का अर्थ, मैं विकास के सर आयामों की चर्चा मैंने यहां नहीं की, चिंता मत कीजिए। गरीबी का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। चलिए, व्यक्ति या समूह की वह स्थिति, व्यक्ति या समूह की वह स्थिति जहां व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वहन में अक्षम होता है, न्यूनतम जीवन निर्वहन में अक्षम होता है, जहां व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वहन में अक्षम होता है, डैश गरीबी की संज्ञा दी जाती है, डैश गरीबी की संज्ञा दी जाती है। स्थिति के बाद यहां कौमा बच्चा, व्यक्ति या समूह की वह स्थिति जहां व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वहन में अक्षम होता है, डैश गरीबी की संज्ञा दी जाती है। और इसी स्थिति को निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी कहा जाता है। इसी स्थिति को, ये पहले इकोनॉमी में भी ये लाइन पढ़ाया जाएगा बच्चा, मैं बता दे रहा हूं, अलग बात है। इसी स्थिति को एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी भी कहा जाता है। ओके। अगला है तुलनात्मक गरीबी का अर्थ,
मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, ये भी कंसेप्ट क्लियर है। तुलनात्मक गरीबी, ठीक है, अंडरलाइन, नीचे एरो। व्यक्ति व्यक्ति या समूह की वह स्थिति या दशा, व्यक्ति या समूह की वह स्थिति या दशा कोमा कोमा जहां व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वहन से जुड़ी, जहां व्यक्ति न्यूनतम जीवन निर्वहन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में तो सक्षम होता है, आवश्यकताओं को पूरा करने में तो सक्षम होता है, कौमा, परंतु आर्थिक संदर्भों में उसकी स्थिति, आर्थिक संदर्भों में उसकी स्थिति अन्यों से निम्नतर होती है, अन्यों से निम्नतर होती है, डैश तुलनात्मक गरीबी, तुलनात्मक गरीबी ब्रैकेट में रिलेटिव पॉवर्टी, तुलनात्मक गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी ब्रैकेट बंद, कहलाती है, रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। ओके, क्लियर है बच्चा? अब हेडिंग डालिए, तुलनात्मक अभाव बोध का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, तुलनात्मक अभाव बोध का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन। ओके, तुलनात्मक अभाव बोध, चलिए, तुलनात्मक अभाव बोध गरीबी या वंचितता, वंचित होना किसी चीज से, या अभाव, या अभाव, अभाव का होना, का बोध को, अभाव का बोध को, बोध आ गया बच्चा तो ये बोध मनोवैज्ञानिक स्थिति हो गया, ब्रैकेट में दे दो मनोवैज्ञानिक स्थिति, वो तुलनात्मक अभाव बोध, रिलेटिव डिप्राइवेशन कहा जाता है, तुलनात्मक अभाव बोध, रिलेटिव डिप्राइवेशन कहा जाता है। यस, और यह स्थिति भी, और यह स्थिति भी
कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। यह स्थिति भी कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। मैंने आपको गरीबी का आर्थिक संदर्भ, समाजशास्त्रीय संदर्भ पे चर्चा कर दी, विकास का आर्थिक संदर्भ, डेवलपमेंट, समाजशास्त्रीय संदर्भ की चर्चा कर दी, क्या है बता दिया। अभी मैं सिलेबस का एक माहौल तैयार कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका एक बार समझ बन जाए तो फिर तेजी से हम लोग आगे बढ़े। आप नीचे से तीर का एक लंबा निशान खींचिए, तीर का एक लंबा निशान खींचिए, खींच दिया आपने। अब बच्चा हम लोग इसको कैसे कोरिलेट करेंगे अपने टॉपिक से। इंडियन सोसाइटी में हमारा टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी में हमारा टॉपिक है गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे। तो बड़ा क्लियर है कि भारत में गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, यही है ना टॉपिक का मतलब, भारत में गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे। इसको हम भारत के कंटेस्ट में देखेंगे, और जब हम भारत के कंटेस्ट में देखते हैं बच्चा, तो सबसे पहले हम आर्थिक व्यवस्था पर विचार करेंगे, और आर्थिक व्यवस्था की, क्योंकि डेवलपमेंट और गरीबी आर्थिक की है, इसके सामाजिक पक्षों पर हम फोकस करेंगे, इसको समाज से जोड़ के देखने का प्रयास करेंगे। राइट, चलिए एक एक लाइन सोचते जाइए। परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब कृषि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नहीं। और परंपरागत भारत का गांव मतलब ग्रामीण समाज, ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था। अंग्रेजों के पहले क्या स्थिति थी? भारतीय समाज एक ग्रामीण समाज था, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था कृषि थी, और कृषि भूमि पर निजी स्वामित्व का अधिकार का अभाव था। कृषि भूमि पर पूरे गांव का सामूहिक स्वामित्व होता था, ग्राम पंचायत की वो संपत्ति होती थी। जाति व्यवस्था भारत के गांवों की विशेषता थी। अलग अलग जातियों के निश्चित पेशे थे। इनमें से कुछ जातियां कृषक जातियां थी, खेती करने वाली जातियां थी, उत्पादक जातियां थी, वैश्य। ग्राम पंचायत गांव की सभी जमीन को इन्हीं को दे देती थी खेती करने के लिए। ये खेती करते थे और थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाकी जातियों को दे देते थे। सारे लोगों के पास अनाज आ जाता था, बट खेती करने वाले यही लोग थे। 30, 40, 50 घर कृषक जातियां हर गांव में होती थी। भारत में सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं की रही, प्रतिशत इन्हीं का रहा, और यही खेती का काम। अगर कोई व्यक्ति गांव छोड़कर चला जाता था तो खेत की संपत्ति फिर से वापस ग्राम पंचायत की हो जाती थी, और ग्राम पंचायत किसी अन्य वैश्य जाति को खेती करने के लिए दे देता था। ग्राम पंचायत जब किसी को खेती करने के लिए देता था तो ये देखता था कि उसका बड़ा परिवार है कि छोटा। छोटा परिवार होगा तो उसको कम खेत देगा, और बड़ा परिवार होगा तो ज्यादा खेत देगा। यही थी, राजतंत्रात्मक राज्य था। भारत कई राज्यों में बटा हुआ था। राज्य के पास एक सेना होता था, एक सेनापति होता था, और एक मंत्री होता था। बाकी राज्य कुछ नहीं करता था। राज्य केवल अपने सेना से, अपने राज्य क्षेत्र के लोगों की बाह्य दुश्मनों से रक्षा करता था। तो तुम कह सकते हो कि अंग्रेजों के पहले भारत एक रक्षात्मक राज्य था, प्रशासनिक राज्य भी नहीं था और लोक कल्याणकारी राज्य भी नहीं था। प्रशासनिक राज्य का मतलब राज्य लॉ एंड ऑर्डर का काम करे, और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब राज्य वेलफेयर का काम करे। वेलफेयर का काम आजादी के बाद राज्य ने शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, है ना, सामाजिक न्याय मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, है ना, ये सामाजिक विकास का काम। परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय,
ये सब राज्य के मंत्रालय हैं जो वेलफेयरिज्म का काम करते हैं, सोशल डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो राज्य ये सब काम आजादी के बाद करना शुरू किया। अंग्रेजी शासनकाल में थोड़ा बहुत करता था, सामाजिक विकास का काम, रेलवे मंत्रालय वगैरह ये अंग्रेजी शासनकाल में ही आ गए थे। अंग्रेजों के पहले केवल रक्षात्मक राज्य था। लॉ एंड ऑर्डर का काम ग्राम पंचायत करती थी, जाति पंचायत करती थी, खाप पंचायत जैसी पंचायतें करती थी। अंग्रेजी शासनकाल में पहली बार अंग्रेजों ने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत करी, आईसीएस की परीक्षाओं का आयोजन किया, पूरे भारत को अलग अलग प्रोविंस में बांटा, अलग अलग जिलों में बांटा, और ये प्रोविंस और जिला प्रशासनिक इकाई के रूप में काम कर रहे थे। अलग अलग जिलों के कलेक्टर बनाए गए, अलग अलग जिलों के पुलिस कप्तान बनाए गए, है ना, और फिर कोतवाल बनाया गया। ग्राम पंचायत की जगह आधुनिक न्यायाधीशों ने ले ली, न्यायपालिका ने ले ली, न्यायिक व्यवस्था ने ले ली, और इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम ग्राम पंचायत और जाति पंचायत से खिसक कर आधुनिक नौकरशाही व्यवस्था के पास चला गया। यानी अंग्रेजी शासनकाल में भारत एक केवल रक्षात्मक राज्य नहीं रहा, प्रशासनिक राज्य भी बन गया, रक्षात्मक प्रशासनिक दोनों। और आजादी के बाद भारत प्रशासनिक, रक्षात्मक और लोक कल्याणकारी राज्य भी बन गया। ये मोटा मोटी बात समझ में आ गई होगी। अंग्रेजों के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था थी। क्या स्वरूप था मैंने बता दिया, बट अंग्रेजी शासनकाल में दो चीजें आई। पहला, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई अंग्रेजी शासनकाल में। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत अंग्रेजों ने की। और दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था का पूंजीवादीकरण कर दिया गया। आई रिपीट, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का पूंजीवादीकरण। पूंजीवादीकरण का मतलब होता है कि पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति के अधिकार का उद्भव हुआ। पहली बार लाभ के लिए उत्पादन शुरू हो गया। पहली बार निजी उद्यमियों द्वारा उद्योग धंधे शुरू किए गए। टाटा, बिरला, डालमिया, निजी उद्यमियों द्वारा उद्योग धंधे शुरू किए गए, पूंजीवादी मॉडल के तहत औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। तो दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन ने लैंड टेन्योर सिस्टम को शुरू किया। लैंड टेन्योर सिस्टम अकबर के राज्य वगैरह में थोड़ा बहुत शुरू हुआ था बच्चा, लेकिन प्रॉपर तरीके से भारतीय स्तर पर लैंड टेन्योर सिस्टम की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था, क्लियर है। और अंग्रेजी शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में शोषण एक प्रमुख घटना के रूप में उभर कर सामने आई। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अंग्रेज उद्योगपति डोमिनेंट थे। भारतीय उद्योगपतियों को भी बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। औद्योगिक नीति अंग्रेजी सरकार की अंग्रेज उद्योगपतियों के फेवर में बनाई जाती थी, भारतीय उद्योगपतियों के फेवर में नहीं। सोचो, कानून बना दिया गया था कि आपको भारत के उद्योगपतियों के लिए नील की खेती करनी ही पड़ेगी और इतने सस्ते दाम में आपको बेचना पड़ेगा। एक कानून था। नील आंदोलन इसी के विरोध में शुरू हुआ था। तो अंग्रेजी सरकार की जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो भारतीय उद्योगपतियों के विपरीत भी थी और कारखाना श्रमिकों के विपरीत भी थी। सफर कारखाना श्रमिक ज्यादा रहे, उनकी स्थिति खराब होती चली गई। अंग्रेजी शासनकाल में गंदी बस्तियों का विकास हुआ, स्लम्स। जहां उद्योग धंधे लगे वहां शहरीकरण शुरू हुआ और कई तरह की शहरी समस्याओं का उभार। उद्योग धंधे का लगना विकास का सूचक है बच्चा, लेकिन अगर विकास नीति गड़बड़ हो तो यह विकास कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। ये विकास में विषमता को जन्म देता है। ये केवल कुछ लोगों का ही विकास करवा देता है और बहुत बड़ा वर्ग विकास के लाभों से वंचित हो जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में ऐसा हुआ। श्रमिकों की हालत खराब होती चली गई, शहरी गरीबी में वृद्धि हुई, लघु कुटीर उद्योग बंद हो गए, शहरी बेरोजगारी बढ़ गई।
और इधर कृषि अर्थव्यवस्था में जो लैंड टेन्योर सिस्टम, पट्टेदारी प्रणाली लागू हुई, इसने कृषि समाज में भी विषमता को बढ़ा दिया। गांवों में बड़े बड़े जमींदार और बाकी फिर उनके खेतों में काम करने वाले मजदूर या बटाईदार, बटाईदार समझते हो ना, स्थिति बहुत बदतर थी इनकी। नाम था जोतदारी, जोतदारी अधियारी प्रथा, आधा आधा, लेकिन आधा आधा नहीं मिलता था, 20% मिलता था, 80% किसी न किसी रूप में जमींदार और भूस्वामी खा जाते थे। परिणाम, खेत जोतने वाले मजदूरों और बटाईदारों की हालत खराब होती चली गई, खराब होती चली गई, और वो अंततः बंधुआ मजदूर बन गए बड़े बड़े जमींदारों के खेतों पर, बड़े बड़े भूस्वामियों के खेतों पर। ग्रामीण समाज में कई तरह की समस्या उभर कर सामने आई। इसी पीरियड में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन पैरेलल चल रहा था। बापू आए और बापू ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में औद्योगिक श्रमिकों को भी शामिल कर लिया, कृषि श्रमिकों को भी शामिल कर दिया। सबने मिलकर अंग्रेजों को भगा दिया। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और आजादी के बाद हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाइयों बहनों, भारत को आधुनिक भारत बनाना है, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय के मूल्यों के अनुरूप। भाइयों बहनों, भारत को विकसित भारत बनाना, विकास चाहिए, उत्पादन बढ़े, आय बढ़े, जीवन स्तर में सुधार हो, शिक्षा के स्तर में सुधार हो, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हो, आयु प्रत्याशा में वृद्धि हो, ये होना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि ये होना चाहिए और सामाजिक न्याय से युक्त होना चाहिए। सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को हमारे नेताओं ने निर्धारित किया, समानुपातिक विकास के लक्ष्य को हमारे नेताओं ने निर्धारित किया। अब बारी आई कि इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसी होगी, किसके नेतृत्व में होगी। राज्य ने कहा राज्य के नेतृत्व में भी, हमारे नेताओं ने कहा ये काम राज्य करेगा, लोकतांत्रिक राज्य, ये राज्य जनता का राज्य होगा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस राज्य को नेतृत्व देंगे, तंत्र का निर्माण करेंगे, उनको सहयोग देने के लिए नौकरशाही व्यवस्था होगी। राज्य के नेतृत्व में नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से आधुनिक समाज के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, विकास के लक्ष्य को प्राप्त। अब राज्य के नेतृत्व में विकास का लक्ष्य मतलब आर्थिक, और आर्थिक में तो पैसा लगेगा ना यार। तो थोड़ा सा हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने दिमाग लगाया, इस विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में हम प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी आगे लेके आएंगे। यानी हमारा विकास का मॉडल पूंजीवादी मॉडल नहीं रहेगा, हमारा विकास का मॉडल प्योर समाजवादी मॉडल भी नहीं रहेगा, हमारे विकास का मॉडल मिश्रित मॉडल रहेगा। यानी राज्य के नेतृत्व में नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से मिश्रित मॉडल के तहत सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, और समय समय पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों का निर्माण करके विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यही निर्धारित किया गया, यही निर्धारित किया गया, और इसी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आजादी के बाद से प्रयास शुरू कर दिए गए। बिल्कुल क्लियर है। कृषि अर्थव्यवस्था पर निगाह डाला गया, कानून बनाकर जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, कानून बनाकर काश्तकारी अधिकार को सुरक्षित किया गया, कानून बनाकर, सीलिंग कानून बनाकर बड़े बड़े जिनके पास जमीनें थी उनकी जमीनों को सील करके भूमिहीनों में बांट दिया गया कि कृषि का विकास हो तो सबको लाभ मिले, ये व्यवस्था की गई। और तब कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, आधुनिक बीज, खाद, कीटनाशकों के प्रयोग पर बल दिया गया कि प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर उसका लाभ सबको दिया जा सके, कृषि विकास को संभव बनाया जा सके, ग्रामीण विकास को संभव बनाया जा सके। क्लियर है? फिलहाल डोमर मॉडल पे याद है,
पढ़े होगे, आप नाम सुने होंगे, महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। पीछे हमने भी ग्लोबलाइजेशन पढ़ाते समय थोड़ी चर्चा की थी। हेराल्ड डोमर मॉडल के तहत भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया। भूमि सुधार कार्यक्रम के दो पक्ष थे। कृषि संबंधों में सामाजिक न्याय की स्थापना, इसमें जमींदारी व्यवस्था का उल्लंघन, काश्तकारी सुधार, सीलिंग कानून, ताकि सबको भूमि आ जाए। और भूमि सुधार कार्यक्रम का दूसरा पहलू था कृषि का आधुनिकीकरण, चकबंदी आदि आदि। ये भी इकोनॉमी में आप पढ़ते हो। आजादी के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम कृषि पर फोकस्ड रहे, क्योंकि कृषि उस समय की हमारी इकोनॉमी की बैकबोन थी। और सेकेंड 5 ईयर प्लान से, हालांकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी औद्योगिकरण तो शुरू से चल रहा, अंग्रेजी शासनकाल से चल रहा। 1948 में ही हमारी पहली औद्योगिक नीति बनाई गई बच्चों। लेकिन 1956 से सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने औद्योगिक विकास पर बल दिया, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ हमने फोकस किया, औद्योगिक विकास पर बल दिया। महालनोबिस मॉडल के तहत सामाजिक न्याय से युक्त औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। और सामाजिक न्याय से युक्त का मतलब क्या होता है? औद्योगिक विकास में श्रमिकों को भी लाभ मिले, श्रमिकों को सुरक्षा दिया गया। श्रम सुरक्षा के लगभग 44 कानून धीरे 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 बनाए गए बच्चा। काम के घंटे निर्धारित किए गए, बहुत कुछ निर्धारित, वेतन निर्धारित किया गया, वीज एक्ट, सब कुछ। इसके बाद क्रमशः विकास में सामाजिक न्याय पर बल देते हुए, पहले भी था, शुरू से ही चल रहा था, विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की गाड़ी आगे बढ़ी। और पीछे हम चर्चा कर चुके, इस दिशा में कई प्रयास किए गए, इस दिशा में कई प्रयास किए गए। 80 तक हम मिश्रित मॉडल में समाजवाद की तरफ झुके रहे। विकास की दर धीमी हो गई, जनसंख्या भी बढ़ी, ये भी एक कारण था, जनसंख्या आगे बढ़ेंगे। 3.5 ग्रोथ रेट आ गया, मैंने पढ़ा था, बताया था ग्लोबलाइजेशन। फिर 91 के बाद हमने अपनी आर्थिक नीति में बदलाव लाया और मिश्रित मॉडल से हम थोड़ा पूंजीवाद की तरफ मूव किए। औद्योगिकरण पर बल दिया गया, निजीकरण पर बल दिया गया, नहीं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ढेर सारी देसी विदेशी कंपनियां भारत में आई, ढेर सारा औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, औद्योगिकरण तीव्र हो गया, नगरीकरण तीव्र हो गया। बट वैश्वीकरण के बाद ग्रोथ रेट तो बढ़ा, ढेर सारे शिक्षण संस्थानों का विकास भी हुआ, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा, स्वास्थ्य का स्तर भी बढ़ा, जीवन स्तर में भी सुधार हुआ बच्चा। ढेर सारा गाड़ी, ट्रेन, हवाई जहाज देख ही रहे हो, मोबाइल सबके घर में, सबके पास। कहीं ना कहीं इसका सामाजिक प्रभाव कुछ खराब भी रहा। इस विकास ने विषमता को जन्म दिया, क्योंकि पूंजीवादी मॉडल के तहत शुरू हुआ 91 के बाद, विषमता को जन्म दिया, सीमांतीकरण को जन्म दिया, गरीब और गरीब होते चले गए। नगरीकरण तेज हुआ तो कई नगरीय समस्याएं उभर कर सामने आई, ओवर अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन, ओवर अर्बनाइजेशन। इसने विकास में विषमता को जन्म दिया, बढ़ाया, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। 91 के बाद तो यही हुआ ना, बढ़ा। औद्योगिकरण, ढेर सारे रेल, बस, ट्रक, हर जगह गाड़ी, कार भर गया, सड़क जाम होने लगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और तेज हुई, ग्लोबल वार्मिंग। इस विकास ने कई समस्याओं को जन्म दिया। इस विकास ने किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए प्रेरित किया, अच्छी बात है। किसान महत्वाकांक्षी हो गए, एक एकड़ में जो 30,000 पैदा करते थे, वो एक एकड़ में 5 लाख पैदा करने का ख्वाब देखने लगे और महंगी खेती करने लगे। अब उनको महंगी खेती के लिए हमने सुविधा नहीं दिया, वो कर्ज लेकर महंगी खेती करने लगे, उच्च ब्याज पर कर्ज लेकर महंगी खेती करने लगे। और हमारी खेती प्रकृति पर आश्रित थी। परिणामतः जब प्राकृतिक आपदाएं आई,
खेती मारी गई तो बेचारे चारों खाने चित्त हो गए और उन्होंने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। किसान आत्महत्या भी कहीं ना कहीं इस विकास से ही जुड़ा हुआ है बच्चा, विकास का ही परिणाम है। इस विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेनली आफ्टर 1991 ये सारा जमीन एक्वायर किया गया, भूमि अधिग्रहण तेज हो गया क्योंकि ढेर सारा इंडस्ट्री आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया, उनको इंडस्ट्री लगाना था, उनको जगह चाहिए था, ढेर सारी जमीनों को एक्वायर किया गया। परिवहन के क्षेत्र में विकास शुरू हो गया, परिवहन का भी निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर रोड बनाने लगा, रोड के लिए जमीन चाहिए, ढेर सारा जमीन एक्वायर किया गया। नगर में ढेर सारी आबादी आ गई, नगरों में भी ढेर सारे हब बनने लगे, एजुकेशनल हब, इंडस्ट्रियल हब। नगर के बाहर की जमीनों को एक्वायर किया गया। इस तरह से विकास ने भूमि अधिग्रहण के रूप में विस्थापन की समस्या को भी जन्म दिया बच्चा। विकास खास करके 1991 के बाद लेबर माइग्रेशन को भी संभव बनाया, रूरल अर्बन माइग्रेशन को तेज कर दिया। गांव से तेजी से लोग शहर की तरफ भागने लगे। जब शहर की तरफ भागने लगे तो शहर पर क्षमता से ज्यादा लोग रहने के लिए आ गए। इसको कहते हैं ओवर अर्बनाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चा? ओवर अर्बनाइजेशन, अति नगरीकरण। जब शहर की क्षमता पानी 10 लाख लोगों के लिए है, बिजली 10 लाख लोगों के लिए है, आवास 10 लाख लोगों के लिए है, परिवहन स्ट्रक्चर 10 लाख लोगों के लिए है और शहर में 20 लाख लोग लगने के लिए आ जाएंगे तो शहरी गरीबी बढ़ेगी, शहरी बेरोजगारी बढ़ेगी। रोजगार 10 लाख लोगों के लिए। शहर में आवास की समस्या उत्पन्न हो गई, मकान महंगे हो जाएंगे, गंदी बस्तियों का विकास होगा, सरकारी जगह पर धीरे धीरे झुग्गियां बन जाएगी, झोपड़ी बन जाएगी, पानी की मारामारी होने लगेगी, बिजली की मारामारी होने लगेगी, है ना। इसको ओवर अर्बनाइजेशन। इस विकास की प्रक्रिया ने अति नगरीकरण की समस्या को उत्पन्न किया। ग्लोबलाइजेशन आया, इस विकास की प्रक्रिया में तीव्र औद्योगिकरण, महत्वाकांक्षा बढ़ा, रिलेटिव डिप्राइवेशन भी बढ़ता चला गया। उसने भी कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया। इस इकोनॉमिक ग्रोथ ने ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित मुद्दों को भी बढ़ा दिया। मानव विकास, जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ और ग्लोबलाइजेशन के बाद ढेर सारी नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी। इंडिया के लोगों को विदेशों में नौकरी के अवसर बढ़ गए तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब मनुष्य को एक मजदूर के रूप में नहीं, एक रिसोर्स के रूप में देखा जाने लगा बच्चा। ह्यूमन रिसोर्स, एक रिसोर्स के रूप में हम अगर मनुष्य को डेवलप कर देंगे तो कई लोगों के खाने के लिए कमा देगा, है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया, तेज हो गया। ये सब बच्चा गरीबी और विकास के सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन। क्लियर है जो मैंने चर्चा की? थोड़ा सा हम लोग इस पर लिखते हैं बच्चा और लिखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है। नीचे एरो दीजिए, एरो लंबा दे करके लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को, डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य को निर्धारित किया गया और मिश्रित मॉडल, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल का मिश्रित रूप
और मिश्रित मॉडल के तहत कौमा राज्य के नेतृत्व में, मिश्रित मॉडल के तहत राज्य के नेतृत्व में, कौमा नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से कौमा संविधान डैश डैश कानून एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की दिशा में और सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कई प्रयास किए गए, कई प्रयास किए गए। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। पैरा चेंज। आजादी के बाद से लेकर आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक, ब्रैकेट में लिखो, मुख्यतः 1991 के आर्थिक सुधार के बाद, मुख्यतः 1991 के आर्थिक सुधार के बाद, ब्रैकेट बंद, कौमा विकास की यह प्रक्रिया कई प्रकार के असंतुलन से परिपूर्ण रही, कई प्रकार के असंतुलन से परिपूर्ण रही। असंतुलन से परिपूर्ण रही है, जिसने विकास जनित तथा विकास से संबंधित कई समस्याओं ऑब्लिक मुद्दों को उत्पन्न किया है, उत्पन्न किया है, कौमा जैसे डैश, नीचे की तरफ एरो दे दो, विकास हुआ आजादी के बाद से लेकर के आज तक, या 91 के बाद से लेकर आज तक विकास हुआ, लेकिन यह विकास संतुलित विकास नहीं हुआ। इस विकास में कई प्रकार के असंतुलन रहे। जैसे एग्जाम्पल, भारत में कुछ लोगों का विकास ज्यादा हुआ तो कुछ लोग विकास की प्रक्रिया में बहुत पीछे चले गए। सीमांतीकरण, मैंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया, इसको मार्जिनलाइजेशन। विकास हुआ लेकिन कुछ प्रांतों का विकास, राज्यों का विकास ज्यादा हुआ और कुछ राज्य बीमारू राज्य के रूप में और पिछड़ते चले गए। महाराष्ट्र का विकास, तमिलनाडु का विकास, पंजाब का विकास, गुजरात का विकास ज्यादा हुआ और बिहार, झारखंड जैसे राज्य पिछड़ते चले गए। कुछ समुदायों का विकास हुआ, सामान्य लोगों का विकास ज्यादा हुआ और जनजातियां पिछड़ती चली गई। ऊंची जातियों को विकास का लाभ ज्यादा मिला,
निम्न जातियां पिछड़ती चली गई। हिंदुओं ईसाइयों को विकास का लाभ ज्यादा मिला, मुस्लिम पिछड़ते चले गए। देखते जाओ, यानी ये विकास का एक पहला असंतुलन, ये विकास विषमता से परिपूर्ण रहा। पहला इस विकास ने, फिर मैंने पीछे चर्चा किया था, अति नगरीकरण को जन्म दिया, क्योंकि इस विकास में विषमता का एक रूप ग्रामीण नगरीय विषमता भी रहा। शहर का विकास ज्यादा हुआ और गांव का विकास उस मात्रा में नहीं हुआ। शहर और गांव के बीच विकास में असंतुलन उत्पन्न हुआ। तो विकास ने कई प्रकार के संतुलन को जन्म दिया, कई प्रकार के, और यही विकास जनित समस्याएं या विकास से संबंधित समस्या या मुद्दों को उत्पन्न किया। और यही मुद्दा समस्या हम लोगों के इस इंडियन सोसाइटी के विषय में इंपॉर्टेंट है, और कुछ मुद्दों को हम सोशल जस्टिस में भी कर लेंगे बच्चा। एक नजर, एक झलक, पहले मैं इस टॉपिक का मतलब आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। आप नीचे एरो देकर के लिखना शुरू कीजिए। पहला, विकास एवं विस्थापन से संबंधित मुद्दे अपने आप में एक टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट आज की सबसे बड़ी समस्या है। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो भूमि अधिग्रहण कानून भी पढ़ेंगे। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 सबसे चर्चा का विषय है बच्चा। तो विकास और विस्थापन से संबंधित मुद्दे एक टॉपिक हमारा बनेगा, अरे हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विकास और किसान आत्महत्या से संबंधित मुद्दे। किसानों को कृषि विकास के लिए उत्प्रेरित तो हमने कर दिया, आधुनिक खेती करने के लिए बेचैन तो कर दिया, लेकिन उनको आधुनिक खेती करने के लिए जो सुविधाएं राज्य को उपलब्ध करानी चाहिए थे, राज्य नहीं करा पाया। सिंचाई की सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाया, परिणामतः उनकी खेती नेचर पर, प्रकृति पर निर्भर हो गई। सब्सिडाइज रेट में खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध नहीं कराया, परिणामतः उनको महंगे रेट में ये सब चीजों को खरीदना पड़ा, उनकी खेती महंगी हो गई। सब्सिडाइज ब्याज दर पर उनको कृषि ऋण उपलब्ध नहीं करा पाया, परिणामतः उनको महाजनों से उच्च ब्याज पर 5 रुपए सैकड़ा यानी 60% के इंटरेस्ट रेट पर कर्ज लेकर खेती करनी पड़ गई। ये क्या है यार? ये विकास में असंतुलन ही तो है, और यही असंतुलन अंततः किसान आत्महत्या का कारण है बच्चा। ध्यान से सुनो, तो आज किसान आत्महत्या भी कहीं ना कहीं विकास जनित समस्या, गरीबी और पिछड़ापन नहीं, ये विकास के कारण उत्पन्न समस्या है। अगर गरीबी और पिछड़ापन के कारण उत्पन्न समस्या होती तो किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा बिहार में होती, झारखंड में होती, महाराष्ट्र में नहीं होती। भारत में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में, विकसित राज्यों में, पंजाब में होनी चाहिए थी ना, गरीब राज्य में। सो गरीबी जो है वो किसान आत्महत्या का कारण नहीं है बच्चा, विकास जनित ये समस्या है। और विकास में निहित जो असंतुलन हुआ, इस असंतुलन ने इन सभी समस्याओं को जन्म दिया। विकास और किसान आत्महत्या से संबंधित मुद्दे। तीसरा, विकास एवं पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है बच्चा। इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हो, पढ़ोगे, ये विकास में असंतुलन का परिणाम है। विकास तो हमने किया लेकिन सतत विकास नहीं किया, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते चले गए। 10 ठो पेड़ काटा लेकिन एक भी पेड़ लगाया नहीं, लगाना चाहिए ना। हमारे गांव के सारे बगीचे खत्म हो गए लेकिन किसी पापी ने 2 पेड़ लगाना उचित नहीं समझा। विकास एवं विषमता से संबंधित मुद्दे, विकास हुआ लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिला, कुछ को ज्यादा मिला, कुछ को कम मिला। विकास ने विषमता को जन्म दिया, क्षेत्रीय विषमता, सामुदायिक विषमता, वैयक्तिक विषमता, प्रांतीय विषमता, ग्रामीण नगरीय विषमता। शहर का विकास ज्यादा और गांव का विकास कम। कुछ राज्यों का विकास ज्यादा, कुछ राज्यों का कम। तो क्या हुआ? जहां पर विकास कम हुआ बच्चा, वहां के लोग मजदूर बनकर विकसित राज्यों की तरफ जाने लगे और इस विकास ने श्रमिक प्रवास को जन्म दिया। विकास एवं श्रमिक प्रवास से संबंधित मुद्दे,
विकास एवं श्रमिक प्रवास से संबंधित मुद्दे, लेबर माइग्रेशन। ये तो कोविड था जिसने रिवर्स लेबर माइग्रेशन को संभव बना दिया। फिर से शहर से मजदूर भाग भाग के गांव में पहुंचे थे। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था लेबर माइग्रेशन पर, प्रश्न पूछा जा चुका है बच्चा। विकास एवं ग्रामीण नगरीय प्रवास से संबंधित मुद्दे, शहर का विकास ज्यादा हुआ, गांव का विकास कम हुआ। विकास में ग्रामीण नगरीय जो विषमता उत्पन्न हुई तो गांव के लोग शहर की तरफ चले गए रोजगार करने। अगर गांव का भी विकास पर्याप्त मात्रा में होता तो फिर गांव के लोगों को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विषमता का परिणाम है, विकास में निहित असंतुलन का परिणाम है। विकास एवं अति नगरीकरण से संबंधित मुद्दे, विकास एवं अति नगरीकरण से संबंधित मुद्दे, ओवर अर्बनाइजेशन। गांव में रोजगार नहीं मिला तब लोग शहर में भागे और इतना ज्यादा भाग गए शहर की क्षमता से ज्यादा लोग शहर में चले आए। शहर बेचारा बाप बाप करने लगा, कराहने लगा। इतने ज्यादा लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पाया, पानी देने में, आवास देने में, बिजली देने में, परिवहन देने में। विकास एवं गरीबी तथा तुलनात्मक अभाव बोध से संबंधित मुद्दे, अपने आप में एक टॉपिक हो जाएगा। डायरेक्ट टॉपिक के रूप में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बट अलग अलग इस टॉपिक को जोड़ करके पढ़ेंगे। 9 नंबर, आर्थिक विकास एवं मानव विकास से संबंधित मुद्दे, आर्थिक विकास एवं मानव विकास से संबंधित मुद्दे। और 10 नंबर, विकास एवं उग्रवाद से संबंधित मुद्दे, आंतरिक सुरक्षा के सिलेबस का पहला टॉपिक जहां मैंने चर्चा की थी। अच्छा सोचो, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये सब टॉपिक हम न भी पढ़ाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां आप कट गए। टॉपिक तो बड़ा छोटा सा दिया है, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको पढ़ के चलें। कुछ चीजें इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ लेंगे, कुछ चीजें सोशल जस्टिस में हम पढ़ लेंगे, कुछ चीजें इंडियन सोसाइटी में पढ़ते चलेंगे, कुछ चीजें यहां पढ़ लेंगे और कुछ चीजें अलग टॉपिक पढ़ेंगे। सब छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। कुछ को हम पीडीएफ देके दे देंगे, कुछ करेंट अलग टाइप के टॉपिक है उसके लिए हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे बच्चा, तो बिल्कुल करेंट का टॉपिक है। ओके, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप एक कह दो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे सवाल पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया। आइए हम एक नजर डालते हैं कि किसको कहां पढ़ेंगे। विकास और विस्थापन हम यहीं पढ़ लेंगे बच्चा। अब यहां से भी कुछ टॉपिक निकल जाएगा, LARR, ये टॉपिक निकल जाएगा बच्चा। लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक बन सकता है। हम इसको सेपरेट टॉपिक बना करके आपको अलग से दे देंगे, बट आपसे हम कहेंगे कि पास आपको करना, हमको नहीं करना। आईएएस आपको बनना, तो जितना हो सकता है हम करेंगे और कुछ आपको भी करने के लिए कहेंगे। मेरा हर तरह का सहयोग उसके साथ होगा, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा बच्चा। प्रतिवर्ष ऑफलाइन ऑनलाइन में लगभग बच्चा 20 लाख से अधिक लोग आईएएस पीसीएस की कोचिंग कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक लोग कोचिंग कर रहे हैं, आईएएस और पीसीएस दोनों मिला दीजिए तो ज्यादा। प्रतिवर्ष 10 लाख लोग तो यूपीएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं, 10-12 लाख लोग।
सिलेक्शन 1000 लोगों का होता है। तो कोचिंग कर लेने से आईएएस बन जाओगे, बनना आपको है। नहीं तो सब बन जाते, जितने कोचिंग कर लिए हैं सब आईएएस बन जाते। अब बनने के लिए पढ़ना है। ठीक है, यहां पढ़ लेंगे बच्चा, किसान आत्महत्या यहां पढ़ लेंगे, हम पढ़ाते चलेंगे, ये भी पढ़ेंगे। विकास और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, यहां पर 2 मुद्दा है। ठीक है, एक मुद्दा है कि हमारे विकास की इस प्रक्रिया ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, पर्यावरण प्रदूषण को संभव बनाया। राइट, ये टॉपिक हम कहां पढ़ेंगे, एनवायरमेंट वाले सर पढ़ाएंगे, वो पढ़ते ही हो पर्यावरण प्रदूषण। एक नया मुद्दा उभर कर सामने आया है बच्चा, आज हिट टॉपिक है ये, कि पर्यावरण के प्रति हमारा जो अवेयरनेस है, सरकार का जो अवेयरनेस है, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार ने जो इतने नए नए कानून बना दिए, बच्चा ये अब विकास को नुकसान पहुंचा रही है। विकास ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, और पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए जो नियम और कानून है ना, ये विकास को बाधित कर रहे, विकास को बाधित कर रहे। अभी ताजा ताजा हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े कि विकास की गति को तेज करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया और प्राइवेट लोगों को भी खींच लिया कि आओ विकास में योगदान दो, आओ और ढेर सारा स्कूल खोलो, फायदा के लिए ही खोलो, लेकिन खोलो यार, तुम्हारे आने से लाखों स्कूल खुल जाएगा। जब प्राइवेट लोग लाखों स्कूल खोलेंगे तो शिक्षा का विकास हुआ कि नहीं हुआ? प्राइवेट लोग आएंगे और लाखों हॉस्पिटल खोलेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अकेले राज्य के बस में नहीं है। प्राइवेट लोग आकर ढेर सारा सड़क बना लेंगे, भले वो टोल टैक्स वसूलेंगे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्राइवेट लोग ढेर सारा रेल चलाने लगेंगे, हर जगह रेलवे लाइन बिछ जाएगा। प्राइवेट लोग ढेर सारा एयरपोर्ट बनाने लगे और अपना एयरपोर्ट का किराया लेते रहे, शहर में एयरपोर्ट होगा। प्राइवेट लोगों का हवाई जहाज चलने लगे तो हर जगह जाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध होगा। विकास हो रहा है ना, निजीकरण हमने बल दिया। अब प्राइवेट क्यों आएगा? भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर क्यों आएगा? वो महान नहीं है कि भारत का विकास चाहता है, वो महान नहीं है कि गरीब गुरबों का विकास चाहता है, वो महान नहीं है कि सामाजिक न्याय से युक्त विकास चाहता है। ये तो वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है, डेमोक्रेटिक स्टेट की जिम्मेदारी है। वो तो पूंजीपति है, सेठ है, वो लाभ चाहता है, उसको लाभ चाहिए, वो लाभ के लिए उत्पादन करेगा। एग्री? शुरू शुरू में हमने क्या किया था, याद करो, आजादी के बाद से राज्य एक रेगुलेटिंग एजेंसी के रूप में नकेल कसे रहती थी प्राइवेट सेक्टर पे। लाइसेंसिंग प्रणाली, परमिट प्रणाली, ये नौटंकी, वो नौटंकी। प्राइवेट सेक्टर बेचारा थक गया था, लेकिन 91 के बाद जब हमने फिर से कहा कि हे प्राइवेट सेक्टर आगे आओ और विकास में योगदान दो, तो प्राइवेट सेक्टर ने कहा नहीं नहीं नहीं, नियम को ढीला करो। परिणाम, हमने उदारीकरण किया। स्टेट विल बी लिबरल इन लिबरलाइजेशन पॉलिसी। उदारीकरण की नीति में स्टेट लिबरल होगा, उदार होगा। लाइसेंसिंग प्रणाली, परमिट प्रणाली, तमाम तरह के कानून को ढीला करेगा ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और विकास की प्रक्रिया में अपना कंट्रीब्यूशन दे। लाभ के लिए ही आएगा। तो हमने ढीला करके उनको आगे लाया। ध्यान से सुनो। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमने ढेर सारे नए नए कानून बना दिए, अब ये कानून प्राइवेट सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर पहले बेचारे लाइसेंस और परमिट लेने के चक्कर में लगे हुए थे, अब
पर्यावरण संरक्षण के नियमों के पालन करने, एनओसी लेने, आज इंडस्ट्री लगाना है तो उद्योग मंत्रालय तभी आपको एनओसी देगा इंडस्ट्री लगाने के लिए जब आप पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी ले चुके होंगे, जब आप वन विभाग से, वन मंत्रालय से एनओसी ले चुके होंगे। वन मंत्रालय कह देगा कि इनको उद्योग लगाने का अनुमति दी जाए, इनके लगाने से हमारे वन को कोई नुकसान नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय कहे कि इनको एनओसी दी जाए, इनके उद्योग धंधे से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। जिस क्षेत्र में आप उद्योग धंधे लगा रहे हैं वहां की क्षेत्रीय स्थानीय जो शासन है वो एनओसी देगा, तब जाकर उद्योग मंत्रालय आपको उद्योग लगाने का एनओसी देगा, तब आप उद्योग लगाएंगे। और आपको क्या लगता है वन मंत्रालय इतना जल्दी एनओसी देगा? सरकारी विभाग है। पर्यावरण मंत्रालय इतना जल्दी एनओसी देगा? 10 एनजीओ बैठे हुए हैं कि ओ ये पांडे सर इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं, इनके इंडस्ट्री से ईओटी, CO2, MO2, FO2 40 किस्म का गैस निकलेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, तमाम तरह के नौटंकी। इनकलाब मुर्दाबाद, है ना? सोचो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कितनी परेशानी बढ़ गई ना। एनओसी लेने में अब इंडस्ट्रियलिस्ट की नानी याद आ जा रही है। पर्यावरण मंत्रालय को खिलाओ पिलाओ अधिकारियों कर्मचारियों को, वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को खिलाओ पिलाओ, जो भी संबंधित अधिकारी है, डीएम को, स्थानीय शासन को, एनजीओ को, उद्योग मंत्रालय को, तब जाकर के एनओसी मिलेगा। अब बताओ कि पर्यावरण में एक तरफ विकास प्रदूषण को उत्पन्न करके विकास को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ पर्यावरण ने ढेर सारे नियम कानून, पर्यावरण के प्रति जागरूकता ने, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास ने, सतत विकास के प्रयास ने, और इसके लिए जो नए नए नियम कानून रहे वो फिर से विकास की प्रक्रिया को बाधित करे। पास्को का केस, वेदांता का केस, ये वो केस है जो केस स्टडी के रूप में है, जो बेचारे 8-8 साल से आकर के भारत में एग्रीमेंट करके बैठे हुए और भारत सरकार जमीन एक्वायर नहीं कर पाई, भूमि अधिग्रहण के नए नए कानून, तमाम तरह के लफड़े, और ये सब कंपनियां वापस चली गई। भारत में कंपनियां आ रही है और वापस जा रही। इन सभी पहलुओं पर बच्चा हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक नया मुद्दा है जहां से कि प्रश्न बन रहा है, बन सकता है, बनाया जाएगा। जो आ गया है वो पढ़ा दिया तो क्या पढ़ा दिया, जो आने वाला है उसको पढ़ना ही हमारी समझदारी। विकास और विषमता से संबंधित मुद्दे, बच्चा अलग अलग जगहों पर जो सामाजिक न्याय में हम पढ़ रहे हैं ना, हमने जनजातियों की स्थिति पढ़ा तो वहां पर विषमता को हम डील कर सकते हैं, तो वहां पर हम विषमता को डील कर ले जाएंगे, तो ये वहां पर हम देख लेंगे। विकास और श्रमिक प्रवास से संबंधित मुद्दे, लेबर माइग्रेशन, हमने सामाजिक न्याय में लेबर पढ़ाया तो वहां पर लेबर की पूरी कहानी मैंने डिटेल पढ़ा दी थी आपको। वैश्वीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा था वो भी दिखा दिया था। और मैंने आपको जो नोट्स दिया है, प्रिंटेड नोट्स दिया है, उसमें जाकर देखिएगा तो वैश्वीकरण का भारत के श्रमिकों पर प्रभाव, कृषि श्रमिकों पर प्रभाव, औद्योगिक औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर प्रभाव अलग और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों पर प्रभाव अलग है, महिला श्रमिकों पर प्रभाव अलग है, पूरा मैंने अलग अलग करके दे दिया है बच्चा। ठीक है। विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास से संबंधित मुद्दे, इस पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है और ये हम पढ़ेंगे नगरीकरण में। नगरीकरण आपका एक टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे जनसंख्या वाले में भी थोड़ा बहुत डिस्कस इस पर हम करेंगे। विकास और गरीबी तथा तुलनात्मक अभाव बोध, अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि सेपरेट एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं जोड़ करके प्रश्न पूछा जाएगा। आर्थिक विकास और मानव विकास से संबंधित मुद्दे, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां मैंने पढ़ाया था वहां ये सब डील किया था। और विकास और उग्रवाद से संबंधित मुद्दे, इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा पहला टॉपिक है। डन। ये सब टॉपिक बच्चा हम यहां पर पढ़ेंगे, यही है हमारा। डन।
अब हम एक फ्रेश पेज पर जा रहे हैं और एक फ्रेश टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपने अभी तक जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाया उसका पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग एक नया टॉपिक और आज हम इसको खत्म करेंगे किसी भी कीमत पर। टॉपिक है आपका भारत में विकास एवं विस्थापन। भारत में विकास एवं विस्थापन। फ्रेश पेज, फ्रेश टॉपिक। भारत में विकास एवं विस्थापन। पहला है, आप इस डायग्राम को खींचिए। कैपिटल ए, विकास जनित विस्थापन का अर्थ। टेक्निकली विस्थापन का ही अर्थ हम देखेंगे, यहां हम विस्थापन का ही अर्थ देख रहे हैं, बट चूंकि विकास से जुड़ के, क्योंकि विस्थापन जो है आज के डेट में वो विकास जनित है, विकास के कारण है, तो विकास जनित विस्थापन का अर्थ। भारत में विकास जनित विस्थापन का स्वरूप। विस्थापन का स्वरूप, यही है लाइन टॉपिक का। भारत में विस्थापन का क्या स्वरूप है? कैपिटल सी है, विकास जनित विस्थापन की समस्याएं। विकास जनित विस्थापन की समस्याएं, कैपिटल सी। क्या स्वरूप है इसकी, समस्या क्या है? विस्थापन को हम क्यों समस्या मानते हैं? जरूर इसके कुछ दुष्परिणाम होंगे, क्या इसकी समस्या है? कैपिटल डी है, विकास जनित विस्थापन के कारण। विकास जनित विस्थापन के कारण। डन। कैपिटल ई है, इस दिशा में किए गए प्रयास। इस दिशा में किए गए प्रयास, मतलब विस्थापन की समस्या समाधान की दिशा में क्या प्रयास किया गया है, कानून बनाया गया और बहुत सारे प्रयास किए गए, हम देखेंगे किए गए प्रयास। और हमारा लास्ट डायमेंशन है समीक्षा एवं सुझाव। समीक्षा एवं सुझाव, आप लिख डालिए, समीक्षा एवं सुझाव। एक बार बच्चों का चैट दिखाया जाए, टेक्निकल टीम, एक बार बच्चों का चैट दिखाया जाए। एक बार बच्चों का चैट दिखाया जाए। टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम, एक बार बच्चों का चैट मुझे दिखाइए। बच्चा, एक प्रश्न है आपसे मेरा कि मैं जनरली 2 घंटे का क्लास ही ले पा रहा हूं, थोड़ा क्लास बीच में अगर मौका मिलता है तो मैक्सिमम में कितने घंटे तक जा सकता हूं? आप लिखेंगे 2 बजे तक तो ले ही लेता हूं, 2 बजे, 2 बजे के 10 तक 2-4 क्लास, थोड़ा सा मौका मुझे दे दो।
अगर मेरे मन में है मैं तुम्हें पढ़ाऊं, और सारा का सारा बच्चा करेंट अफेयर्स है। इंटरनल सिक्योरिटी मैंने आपको पढ़ाया, आपने देखा। इंडियन सोसाइटी पढ़ा रहा हूं, सोशल जस्टिस पूरा करेंट है। छोड़ दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कहां आपको छोड़ा। बट अगर मुझे लगता है कि आपको पढ़ाना चाहिए तो मुझे पढ़ा लेने दीजिए, बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। मैं कितने बजे तक मैक्सिमम जा सकता हूं, क्योंकि मैं 2 से 4 तो पढ़ाता ही हूं, ठीक है। 4:30, 2 से 4 में पढ़ाता हूं, हमारा टाइम यही है ना, 2 बजे से 4 बजे तक, 3 घंटा तक। किसी का कोई क्लास नहीं है, 3 घंटा की अनुमति आप देते हो, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स। किसी का कोई क्लास नहीं है, किसी का कोई क्लास नहीं है, 3 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स, 5:30 तक, 5:30 तक। 5:30 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे हाफ एड आवर्स भी दे दोगे कि हाफ से 1, यानी 4:30 से 5 तक मैं पढ़ा सकता हूं, वो हमेशा नहीं मिलूंगा आपको, लेकिन 4:30 तक मैं कर सकता हूं, ठीक है। हम पॉवर्टी को 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे तक ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कहा, 3 घंटे का सभी बच्चों ने कहा, ठीक है, मतलब 2.5 घंटे में पढ़ा सकता हूं। ओके, थैंक यू। मैं कई बार बता चुका हूं बच्चा कि और मेरा 16-17 क्लास बचा हुआ है, ठीक है। पिछली बार 42 क्लास मैंने खत्म किया था, 40 क्लास 38 क्लास तक मैं खत्म कर दूं, थोड़ा लंबा खींचूं तो 35 क्लास में भी कर दूं। चीजें वही है जो हमें पढ़ाना है। लंबा खींचूंगा तो थोड़ा कम नंबर ऑफ क्लासेस कम होंगे, और कम करना है तो कुछ टॉपिक खत्म कर दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा कम, वो बात अलग है। प्रॉपर मुझे संतुष्टि हो और यूपीएससी का क्वेश्चन आपको डराए नहीं, ये हमारी पढ़ाने की सफलता मानी जाएगी बच्चा, नहीं तो फिर मैं क्या पढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट का पीडीएफ मिल गया है बच्चा, पूजा, नॉर्थ ईस्ट का पीडीएफ मैंने भिजवा दिया है, और सभी ग्रुप पे एक बार पूछा था और सभी ग्रुप के बच्चों को मिल भी गया है। तो प्लीज एक बार आप चेक कर ले, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का पीडीएफ आपको दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा आज तो नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, मैं थोड़ा दुविधा में था। आज मैं आपका क्लास यहीं पर खत्म कर देता हूं, क्योंकि 5-7 मिनट हमारे पास अलॉटेड टाइम है। अगर मैं आधा घंटा 45 मिनट बढ़ाऊंगा भी तो शायद हाफ एन आवर और 45 मिनट्स में क्लास में खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं कल आप लोगों का क्लास दे रहा हूं बच्चा, ठीक है। मैं कल संडे को भी आपका क्लास दूंगा। संडे मेरा होगा तो वहां पर मैं थोड़ा बड़ा क्लास भी ले लूंगा। संडे मेरा होगा, कल मैं वहां थोड़ा बड़ा क्लास भी ले लूंगा। कल मैं आपका क्लास लूंगा। आई रिपीट, संडे 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 कल मैं आपका क्लास दूंगा। ओके, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? पढ़ो यार, पढ़ने आए हैं तो जम के पढ़ें। सोचो हमारे राजनेता कितने ढीठ है। प्रधानमंत्री का एक ही पोस्ट है ना, और इस पोस्ट के लिए कितनी तीव्र प्रतिस्पर्धा है, और उनका हौसला देखो कि टिल डेथ
मृत्यु तक भी अपना हिम्मत नहीं हारते। कई प्रधानमंत्री के दावेदारी लेकर के पूरा जीवन बिता दिए, नहीं बन पाए अलग की बात है, इसका किस्मत साथ दे दे कोई नहीं जानता। हमारे लिए तो 1000 पोस्ट प्रति वर्ष यूपीएससी में है, 3-4 हजार पोस्ट पीसीएस में है यार, 4-5 हजार सीट प्रति वर्ष आना है, एक जगह चाहिए हमको। शिद्दत से लगे और जगह लेकर जाए, ये हुई मर्द वाली बात, ये हुई औरतों वाली बात। क्योंकि मर्दों वाली बात और औरतों वाली बात दोनों का समानता का सिद्धांत कहता है कि दोनों अब समान है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पे, और कल थोड़ा लंबा क्लास भी हम ले लेंगे, संडे रहेगा बच्चा। ओके, टाइमिंग यही रहने दो, टाइमिंग में डिस्टर्बेंस होगा तो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। यही टाइम हमारा अलॉट है, यही टाइम हमारा चलता रहेगा, और कल हम लोग क्लास ले रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये जो आज का टॉपिक मैंने आपकी एक रूपरेखा दी, ये गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे का क्या डायमेंशन है हमारे विषय में, क्योंकि ये टॉपिक का नाम तो तुम हर जगह सुन रहे हो, बस इस टॉपिक को समझना हमारे लिए जरूरी है। जब हम समझ जाएंगे तो इसके ब्रांचेज क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या ब्रांचेज है और क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।